हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है दादी माँ, जिसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक अपनी दादी माँ के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहला पैराग्राफ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी नहीं उन बातों पर सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि वह अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ देख चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ देखकर उनका मन अक्सर दुखी हो जाता है। मेरे दोस्त मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और मेरे पीछे से मुझे कमज़ोर और थोड़ी सी परेशानी से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं कभी इन बातों को कभी ना सोचूंगा, पर कोई बात नहीं, सोचने से होता भी क्या है। पर अचानक मेरी आंखों के सामने ठंडी किरणों के समान मेरी दादी माँ की छाया आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कहते हैं, मुझे लगता है अश्विन के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी बह रहा है। दूर से पानी के साथ बहकर आई घासें व जड़ें सूर्य की किरणों से गर्म हुए पानी में सड़कर एक अजीब सी गंध छोड़ रही हैं। रास्तों में कीचड़ सूख चुका है। बरसात का पानी जो जगह जगह भर चुका है। गांव के लड़के उन पर तेजी से कूद रहे हैं। सभी प्रकार के मौसम की अलग अलग बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनाराहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेड़ छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। लेखक कहते हैं, बुखार तो मुझे अब भी होता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहना चाहते हैं कि बीमार मैं आज भी होता हूँ तो नौकर पानी दे जाता है, खाना बनाने वाला खिचड़ी व साबू पकाकर दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देखकर दवाई दे जाते हैं। उस दवाई को खाने से मैं ठीक भी हो जाता हूँ। पर न जाने ऐसी बीमारी होना अब ठीक नहीं लगता, जैसा उनकी दादी माँ के होते हुए बीमार होना ठीक लगता था। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने के बाद दादी माँ आती। बहन, बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा है। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सर में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुक्की रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती। फिर किसी ने एक पाई ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक कहते हैं, जब किशन भैया की शादी हुई तब उनकी दादी माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती। जब कोई पड़ोस से मिलने आता तो सबको कहती, मेरे काम किए बिना कोई भी काम नहीं होता। सभी जानते थे कि दादी माँ से कोई काम तो नहीं होता, क्योंकि वह अधिक आयु की हैं, पर उनकी अनुपस्थिति कार्य न होने का कारण बन जाती थी।
एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर खड़ी दादी किसी को डांट रही थी। देखा तो वह रामी की चाची थी जिसको वह डांट रही थी। डूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार हो कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो व फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है। यहाँ लेखक ने दादी माँ की एक बात कही है। एक बार दादी माँ ने रामी की चाची को कर्जा दिया और वह उससे कर्जा सूद सहित मांग रही थी। उसे कह रही थी कि कर्जा मांगने के समय कैसे तू पैरों में नाक रगड़ रही थी, किसी ने तुझे एक पाई नहीं दी। दे दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोते हुए बोली। दोनों हाथों से आंचल पकड़ दादी माँ के पैरों में गिर गई। बेटी की शादी है, आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दादी माँ ने कहा, हट हट, दूर हट, अभी अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। मैंने दादी को कहा, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी ने मुझे कहा, बड़ा आया तू मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस बात को पूरी तरह भूल चुका था। लेकिन एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी का ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कहा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने खुश होकर कहा, बेटा भगवान भला करे मालकिन का, कल आई थी घर, सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर कहा, धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे बिना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस स्तर पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेखक ने रामी की चाची से कहा, उस दिन तो दादी माँ तुम्हें बहुत डांट रही थी। रामी की चाची ने कहा, बड़ों का काम ही है डांटना, मालिक पैसे देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस बात पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन भैया की शादी के दिनों की बात है। शादी में 4-5 दिन पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। उसमें नाटक भी होता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्र होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार था इसलिए शादी में ना जा सका। मेरे मामा का लड़का राघव दलान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। लेखक कहते हैं कि दादी माँ ने मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, सबको पता चल जाएगा और मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच दी। कहो दादी, यह कौन बच्चा सो रहा है, बेचारा रोता है, शायद कुछ भूख लगी है इसको, क्या मैं इसको दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वह बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो ना थी। अगले दिन सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास आकर खड़ा हुआ। कोई भी गलती हो जाती, दादी माँ के छाया में आकर क्षमा मिल जाती। लेखक बताते हैं कि समय का बवंडर जीवन को सूखे पत्ते की तरह नचाता है। उसे दादी माँ भली भांति जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद सही दादी माँ बहुत परेशान रहती। संसार उन्हें धोखेबाज लगता। आखिर क्यों नहीं,
दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था। दादा उन्हें सदा कहा करते थे कि तुझसे पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु वह दादी से पहले ही चले गए। दादा की मृत्यु के बाद उनके सामने कुछ और पीछे से कुछ बोलने वाले दोस्तों ने परेशान करना शुरू कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कहते हैं, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत अधिक खर्चा किया, जो उन्होंने उधार लेकर किया। दादी माँ हमेशा उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, चारों ओर सन्नाटा फैला था, ठंड हड्डियों में घुस रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली साड़ी पहने एक कोने में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी प्यारी आंखों में मैंने आंसू कभी ना देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आँख खोली। मैंने धीरे से दादी माँ कहा। दादी माँ ने कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है? मैंने उनकी ममता भरी आंखों में देखते हुए पूछा, दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह खींचती हुई मुझे रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ कि हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। लेखक कहते हैं, दादी माँ ने गुस्से में कहा, क्या है, पूछ। लेखक ने कहा, दादी माँ, तुम रोती क्यों हो? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? चल चल। दादी माँ उसे खींचती हुई रसोई की ओर ले गई। दादी, धोती तो बदल लो। लेखक ने दादी माँ से कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। अगले दिन सुबह चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन ही मन कुछ सोच रहे थे। दूसरा और कोई चारा ही नहीं, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने लोगों से तो पुराना कर्जा भी अभी लेना है। वह रोने से हो गए। दादी माँ बोलती है, रोता क्यों है? मैं अभी जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली, जो दादाजी ने उन्हें कंगन दिए थे। इसी दिन के लिए तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये पहनाए थे। उनका गला भराया। सच में मुझे दादी माँ देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें घुमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?